हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे लाइव सेशन में। तो आप लोगों को टाइटल देख के आइडिया लगी क्या होगा कि हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर है उसे हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगी कि इसके बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे इस चैप्टर में, ठीक है। तो फटाफट से मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो ताकि हम चैप्टर स्टार्ट करें अपना सेशन आज का। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, हाँ, और एक चीज और बता दूं, हम लोगों के ऑनलाइन लाइव बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पर 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। अगर किसी को भी एनरोल होना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप वहां पे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में है पूरा चीज। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए एटम क्या होता है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, फिर इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, जो भी साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटम क्या था हमारा? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम लोग एटम, ठीक है। डायग्राम किस तरीके से दिखाते हैं हम लोग इसका, वैसे तो आगे आएगा पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा एटम। शेप कैसी रहती है इसकी? स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि हम नेकेड आई से इसको नहीं देख सकते। नैनोमीटर के आसपास, मतलब 10⁻⁻⁹ बोल सकते हो आप मीटर। 1 नैनोमीटर के आसपास रहता है इसका साइज, काफी छोटा रहता है। देखो -9 है, इस तरीके का कुछ रहता है। सेंटर में आपका क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। और ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ये खैर आपके आगे आएगा। और ये जो मैं ब्लैक डॉट से शो कर रही हूँ ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, मतलब रिवॉल्व करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये हम लोगों को पता है ऑलरेडी। पी से प्रोटॉन, पी से हो गया आपका पॉजिटिव। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से क्या ध्यान आ रहा है आपको? न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपके वो न्यूट्रल रहते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता रहता है। और जो एटम है आपका वो स्फेरिकल शेप का रहता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज होता है अराउंड 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ देखो कितनी छोटी वैल्यू, माइनस में है। ये होता है आपका एटम। इतनी बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए ताकि हम आगे डिस्कस करें इसकी थ्योरीज वगैरह जो भी हैं। आज जो एटम है हमारा जो हम डिस्कस करते हैं वो ये चीज है, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर रहती है इसकी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे एक एक थ्योरी पढ़ेंगे। हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी अपनी की, सबने अलग अलग तरीके से बताया था एटम के बारे में, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, हेलो मुस्कान, हेलो, हेलो एवरीवन। चलो,
अब देखो, अब हमें ये तो पता चल चुका है कि एटम के क्या होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमें तीनों का डिस्कवरी मतलब 9th क्लास के अकॉर्डिंग ज्यादा डिटेल आप लोगों की दे नहीं रखी है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि जो एग्जाम में आ सकता है आपके। बाकी आप 11th में इसका डिटेल से पढ़ोगे। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसे डिस्कवर किया था आपके जे थॉमसन ने। साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखने हैं, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसका ज्यादा डिटेल आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, इनफैक्ट डायग्राम भी नहीं दे रखा है, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को किस तरीके का रहता है इसमें। देखो, ये डायग्राम वैसे आप अगर ना भी याद करो तो भी काम चल जाएगा, आपकी बुक में नहीं मेंशन है एनसीईआरटी में, फिर भी थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ मैं आप लोगों को। कुछ इस तरीके का रहता है आपका। ये होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड। ये एनोड हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो होती है वो होती है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। और यहाँ पे एक ऐसा वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है। वैक्यूम पंप क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसमें 2 कंडीशन मेंशन की गई है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ विजिबल है आप लोगों को। चलो देखो, जो हमारे थॉमसन थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे आज बोला जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, ये बैटरी लगा दी, 2 टर्मिनल्स या बोल सकते 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। आप लोगों ने पढ़ा है ये कैथोड और एनोड। कैथोड के ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और यहाँ पे क्या लगाया हुआ आपका वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, सारा जो भी प्रेशर है वो खींच लेता है। मतलब ये इस कंडीशन में मेंशन किया गया है कि जो इसमें जो प्रेशर रहता है ना वो काफी कम रहता है और वोल्टेज काफी ज्यादा रहता है। तो ये 2 कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। पूछ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में कि 2 कंडीशंस क्या थी उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो प्रेशर लो रहता है और वोल्टेज काफी हाई रहता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्होंने क्या किया था, ये जो एनोड है ना, उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी थी यहाँ पे। इस स्क्रीन को बोला जाता है, मैं इधर लिख देती हूँ, फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी उन्होंने, जो बनी हुई थी हमारी जिंक सल्फाइड की। फ्लोरोसेंट का मतलब अगर इस पे कोई पार्टिकल आके टकराएगा ना तो ये शाइन करेगी, चमक आएगी, इसमें ग्लो करेगी, मतलब आप कह सकते हो। तो जो थॉमसन थे उन्होंने एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी जिंक सल्फाइड की, ताकि कोई पार्टिकल अगर आके उस पर टकराए तो वो चमकती थी, ग्लो करती थी। तो हुआ क्या क्या फाइंड करा उन्होंने कि जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब लगा दी, वैक्यूम पंप से प्रेशर मेंटेन कर लिया, कुछ टाइम बाद क्या रिजल्ट देखने को मिले उनको, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि जो एनोड पार्टिकल्स के पीछे स्क्रीन थी ना उसमें ग्रीन कलर आ रहा था, मतलब वो ग्लो कर रही थी। ग्लो करने का मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई पार्टिकल उस पर आके टकराया है। तो बाद में ये देखा गया कि यहाँ से जो कैथोड था ना, कैथोड रे थी, यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी और वो यहाँ के टकरा रही थी। तो उनको पता चला कि जो रेज निकल रही है ना वो कैथोड से निकल रही है, तभी वो यहाँ पे आके टकरा रही है। उन रेज को बाद में बोला गया कैथोड रेज। कैथोड रेज, और ये नेगेटिव चार्ज से निकल रही है, इसका चार्ज क्या था, नेगेटिव, जिसे बाद में डिस्कवर करके नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर बाद में पता चला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वही कैथोड रेज है और उनपे नेगेटिवली चार्ज होता है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और एनोड के पीछे स्क्रीन पे शाइनिंग आ रही थी तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने परफॉर्म, उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है, इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है 2 कंडीशन कौन सी थी, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ये एक्सपेरिमेंट था आपका, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई और किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये डायग्राम वैसे आपके 9th के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है, फिर भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इसी तरीके से हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी देखनी है, इसे नोट डाउन कर लो फिर हम आगे देखते हैं।
चलो अब हम देखते हैं प्रोटॉन्स का, वो मैं इसी में आपको बता देती हूँ, थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, एक्सपेरिमेंट सेम था और मैं आपको बता दूंगी इसमें चेंजेस क्या क्या थे। एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम था, बस एक मेन चेंज किया था उन्होंने। चलो सेकंड है आपका प्रोटॉन्स। आज तो हम लोगों को पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, पर उस टाइम पे जब डिस्कवरी चल रही थी तब साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं था प्रोटॉन्स क्या होते हैं, क्या चार्ज रहता है उस पे, ठीक है, तो ये पहले की बात है सारी। प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टेन। ज्यादा साइंटिस्ट के नाम नहीं आते पर इन तीन के आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सेम एक्सपेरिमेंट था ऑलमोस्ट, ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब थी, एनोड कैथोड ऑलमोस्ट सब सेम था, वैक्यूम पंप वगैरह। बस चेंज क्या किया उन्होंने, पहले जो थॉमसन ने लगाई थी वो एनोड के पीछे स्क्रीन लगाई थी फ्लोरोसेंट, अब जो गोल्डस्टेन थे ना उन्होंने जो स्क्रीन लगाई वो कैथोड के पीछे थी, ये थी आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। बस पहले एनोड के पीछे थी, अब कैथोड के पीछे थी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सेम था बस जस्ट अपोजिट हुआ। पहले में क्या देखा था, पार्टिकल्स जो थे वो कैथोड से निकल रहे थे और एनोड के पीछे स्क्रीन पे चमक आ रही थी। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया गोल्डस्टेन ने कि जो शाइन कर रही है जिंक सल्फाइड की लेयर, तो अब क्या देखने को मिला कि जो पार्टिकल्स हैं वो एनोड रेज से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि चमक किस पे आ रही है, कैथोड के पीछे आ रही है। तो जो पार्टिकल्स थे वो एनोड से बाहर निकल रहे थे, तो उनको बोला गया एनोड रे, एनोड रेज। और एक्सपेरिमेंट क्या है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रेज भी बोला जाता है इसको। बाद में डिस्कवरी हुई कि उन्हें प्रोटॉन्स बोला गया, जो एनोड रेज निकल रही थी उनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं आज के टाइम पे, जिनका चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस था, ये था आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, इसकी कुछ खास डिस्कवरी नहीं दे रखी, बस आपको बस ध्यान रखना है किसने डिस्कवर किया, क्या चार्ज वगैरह रहता है इसमें। थर्ड था आपका न्यूट्रॉन्स, इन्हें डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स, इतना ध्यान रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन को किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन्स को किया था गोल्डस्टेन ने और न्यूट्रॉन्स को किया था जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूव किया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे वो न्यूट्रल पार्टिकल है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ये इसका हमने देख लिया, अब हम एटम की थ्योरी देखते हैं कि क्या क्या सभी अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी थी। मेन आपको थॉमसन का, रदरफोर्ड, बोहर मॉडल, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो हम एक एक करके उसका स्टडी कर लेते हैं। चलो अब हम सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थ्योरीज थी आपकी एटम को लेके, चलो रहने दो, आप डायरेक्टली करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल बताया था, उसमें क्या बताया था, इस तरीके का कुछ बनाया था उन्होंने, स्फेरिकल, और ऐसे बीच बीच में नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है। और इस मॉडल का एक नाम और दिया गया, वाटरमेलन मॉडल। हाँ जी, वाटरमेलन वही तरबूज जो आप लोग खाते हो गर्मियों में। और दूसरा क्या बोला जाता है इसको, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो इन्होंने क्या बताया था, जो थॉमसन मॉडल है वो वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन की तरह कैसे, मतलब जो आपका तरबूज में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, जो रेड पार्ट है जो हम खाते हैं, वो जो ये सारा जो है, ये सारा आपका पॉजिटिव चार्ज, रेड पार्ट जो ईट करते हैं हम लोग,
और जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं ना जो ब्लैक कलर के, वो कुछ 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 पार्ट पे एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं अंदर, वैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज में ये नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहता है। तो कुछ हद तक वाटरमेलन की तरह लगता है, मतलब जो रेड वाला पार्ट है जो हम ईट करते हैं वो एटम का पॉजिटिव पार्ट है, और जैसे जो बीज एम्बेडेड रहते हैं जो हम हटा देते हैं वो है आपका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बताया था थॉमसन जी ने। तो क्या बोल सकते हैं हम, एटम क्या होता है, स्फेयर की शेप में था, पूरा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर रहता है एक तरह से, पॉजिटिवली चार्ज। और क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज इसमें एम्बेडेड रहता है, मतलब बीच बीच में रहता है कुछ नेगेटिव चार्ज। पूरा एटम पॉजिटिव है, उसमें बीच बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज रहता है, जस्ट लाइक वाटरमेलन, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहता है। एक पॉइंट और क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो बराबर रहता है नेगेटिव चार्ज के। एक पॉइंट और मेन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो रहता है आपका वो न्यूट्रल रहता है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव कम है या नेगेटिव ज्यादा है, बराबर मात्रा में रहता है, सेम रहता है, मतलब अमाउंट जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और एटम हमारा क्या है, न्यूट्रल। ये इतनी बातें कही थी थॉमसन ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वाटरमेलन मॉडल लिखा हुआ आ जाए, प्लम पुडिंग आ जाए या थॉमसन आ जाए, वो सब एक ही बात है। ठीक है, एटम आपका स्फेरिकल रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, उसमें नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा, बीच बीच में एम्बेडेड रहेगा, और जो पूरा एटम है आपका वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आया समझ में? इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स है मेन मेन, वो नोट डाउन करने हैं आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल देखेंगे। चलो, फर्स्ट हो गया हमारा थॉमसन मॉडल, सेकंड है रदरफोर्ड, जिसके और भी नाम है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो सब देखते हैं। सेकंड है आपका रदरफोर्ड मॉडल, साइंटिस्ट का नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बोल सकते हैं आप, या फिर इसी को बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ भी लिखा हुआ आ जाए एक ही बात है सारे। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, अल्फा पार्टिकल्स जो कि थे हीलियम के डबली चार्ज, मतलब डबली पॉजिटिव चार्ज, एच हीलियम एच ई होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, ये थे आपके अल्फा पार्टिकल। इनसे ये मतलब कोई सब्सटेंस लिया, उससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं इससे, और यहाँ पे उन्होंने लगा दी गोल्ड की एक पतली सी फॉइल, और यहाँ से सपोज करो ऐसे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, और पीछे ऐसे वही फ्लूरोसेंट स्क्रीन लगा दी जो भी जिंक सल्फाइड की थी आपकी। जैसे उस पर चमक आएगी तो आपको अब पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस आके टकराया है उस पे, उस तरीके से सेम था। अब आप ये पूछ सकते हो कि उन्होंने गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, इतने सारे एलिमेंट से गोल्ड ही क्यों चूज किया, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट में इस तरह की फॉइल चाहिए थी जो काफी थिन हो, जिसमें से अल्फा पार्टिकल पास हो सके। तो ये क्या होता है, मेलिएबल होता है, इनमें प्रॉपर्टी रहती है, हमने पहले पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, मेलिएबल रहते हैं, डक्टाइल रहते हैं, मतलब थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको बीट करके। ठीक है, इसलिए उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली थी, वो काफी पतली रहती है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए जो कि थे आपकी हीलियम की डबली चार्ज, और ये गोल्ड फॉइल थी, और पीछे जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी, ऐसे रैंडम बहुत सारे पार्टिकल स्ट्राइक करवाए थे। तो ये कुछ टाइप का था, इसमें हम कंक्लूजन देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उन्होंने क्या किया और उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला। इस डायग्राम को नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बता देती हूँ आपको।
चलो एक डायग्राम और है, मैं उससे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का दे रखा है। ये ऐसे गोल्ड आइटम्स बना रखे हैं। देखो कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट चले गए, कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। तो कोई 10-20 हजार में से एक था जो वापस इसी पे रिबाउंड हो गया। ये आपके गोल्ड आइटम्स और ये हैं अल्फा पार्टिकल्स। मैं एनसीईआरटी में से पॉइंट्स पढ़ के बता देती हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। पहला पॉइंट क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्राइक करवाए थे थॉमसन रदरफोर्ड जी ने, वो क्या कर रहे थे, स्ट्रेट चले गए थे, मतलब सीधे पास हो गए गोल्ड फॉइल से। पीछे स्क्रीन पे वो कलर आ रहा था तो उनको पता चला कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो एकदम स्ट्रेट पास हो गए। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, उसमें से एकदम स्ट्रेट पास हो गए। सेकंड पॉइंट क्या निकला, सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब जैसे ये मैंने दिखाया, ये यहाँ पे गया, किसी चीज से टकराया होगा तभी ये डिफ्लेक्ट हो गया, अगर कोई चीज नहीं आती तो वो स्ट्रेट पास हो जाता। तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एकदम कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे ये मैंने शो करा है। ये था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, मतलब 12,000 में से कोई एक या दो पार्टिकल्स रीबाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो यहाँ पे टकरा के वापस उसी एंगल पे रीबाउंड हो गया, वापस उसी पे चला गया। क्या क्या तीनों पॉइंट थे, फिर से देख लो। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, ज्यादातर जो 90% अल्फा पार्टिकल्स थे वो एकदम सीधे निकल गए उस गोल्ड फॉइल में से। सेकंड पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी चीज से टकरा के कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, 60-40 इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड है आपका 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स रीबाउंड, 12,000 15,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पॉइंट पे जा रहा था उसी पॉइंट पे वापस रीबाउंड हो गया, मतलब स्ट्रेट जाके वापस रिबाउंड हो गया, मतलब किसी ना किसी चीज से, कोई भारी चीज से टकराया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। तो ये 3 पॉइंट्स है इसके, इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस क्या आई, मतलब क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को देख के, मतलब एटम का क्या स्ट्रक्चर बताया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को देख के, वो बताएंगे हम लोग। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग तब तक। यस, कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। चलो अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला था इसका, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला, क्या आउटपुट निकला, एटम का क्या स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, बहुत सारे पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट चले गए। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि मतलब एटम का बहुत सारा स्पेस वैकेंट है, खाली है। अगर खाली होगा तभी तो वो स्ट्रेट पास हो जाएंगे, अगर कुछ होता तो वो टकरा जाते किसी एंगल पे। तो मतलब कहने का क्या हुआ, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वैकेंट है, वो खाली रहता है। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट था कि रीबाउंड हो गया,
अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए और वापस रिबाउंड हो गए उसी जगह पे। इसका क्या मतलब हुआ, सेंटर में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है आपका, कोई मास ऐसा है जिससे वो टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस पीछे चले गए। तो उसको बाद में पता चला कि वो जो पार्ट है ना वो आपका न्यूक्लियस है। द पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर में रहता है आपका, मास जो है पूरे एटम का वो सेंटर में रहता है, बाकी जो एटम है वो वैकेंट है। देखो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ इसके क्या क्या कंफ्यूजन निकला। फर्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। मतलब बहुत सारा स्पेस जो है एटम में वो खाली है, तभी तो वो जो अल्फा पार्टिकल है वो एकदम स्ट्रेट पास हो गए। क्या बोला हुआ, बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट क्लियर। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो वैकेंट है, वो खाली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखो, वेरी फ्यू, या आपको कंक्लूजन ऑब्जर्वेशंस याद रखनी होंगी। ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड। डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे अपने पाथ से। इससे क्या कंक्लूजन निकला, दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस। इससे क्या पता चला, मतलब कुछ जो पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसमें क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत कुछ कुछ जगह पे ही है, तभी वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, ये डिफाइन हुआ। थर्ड आपका था जो वापस रिबाउंड हो गए, उससे क्या कंफ्यूजन निकला, 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल रीबाउंड। मतलब एक जो रीबाउंड हो गया था उससे क्या कंफ्यूजन निकाला था, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज इन सेंटर। जो पार्टिकल आपका रीबाउंड हो गया उससे कंक्लूजन निकला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द मास और पॉजिटिव चार्ज है, वो उसका सेंटर में है, तभी तो वो रीबाउंड होगा। देखो क्या स्ट्रक्चर देखा था हमने एटम का भी, इस तरीके से कुछ एटम था आपका, सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तभी तो यहाँ पे वो रीबाउंड हो गया, वापस पीछे चला गया। ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, पूरा का पूरा जो मास है वो सेंट्रलाइज रहता है, सेंटर पे रहता है। बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, मतलब बहुत सारा पार्ट एटम का खाली है, कुछ जो थे वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ कुछ जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके का कुछ एटम का स्ट्रक्चर बताया हमारे रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, ये कंक्लूजन थे, इसे भी नोट डाउन कर लो आप लोग। पूछ लिया जाता है कि मतलब गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करी, क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या थी, बहुत थिन रहती है, मेलिएबल रहती है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है उसमें। और अल्फा पार्टिकल कौन से थे आपके, हीलियम डबली चार्ज, मतलब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। बाकी आपको कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे वो याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी, इसे नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर। इसके बाद ना इसका एक मेन ड्रॉबैक भी था, ड्रॉबैक क्या आप बोल सकते हो, लिमिटेशन। क्या कमी रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि नेक्स्ट मॉडल आया उसका। देखो, एक हम देख लेते हैं ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये क्या इन्होंने क्या किया था, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
कैसे? अभी हम लोग जानते हैं एटम कुछ इस तरीके का होता है। अब हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कोई भी अगर पार्टिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को लूज करेगा। कुछ टाइम बाद एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी को तो लूज करेगा ही वो, क्योंकि सर्किल में रोटेट कर रहा है, कुछ एनर्जी लूज करेगा। तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें आज तो पता है कि एटम स्टेबल है। तो कहने का मतलब ये था, ये ना एक कमी रह गई थी, एक लिमिटेशन रह गई थी रदरफोर्ड की, वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उसको थोड़े टाइम बाद उसकी एनर्जी लूज करेगा, तो उसको तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। एटम हमें आज के टाइम पे पता है कि वो स्टेबल है। तो वो क्यों स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस कमी को दूर करने के लिए हमारा नया मॉडल आया था, जो कि होता है बोहर्स मॉडल। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रह गई थी रदरफोर्ड की। ये भी नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या कैसे एक्सप्लेन किया था एटम की स्टेबिलिटी को। चलो, नेक्स्ट मॉडल है हमारा, थर्ड है बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब नए साइंटिस्ट आए आपके, बोहर्स। बोहर्स मॉडल, इन्होंने जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो कमी बोहर्स ने दूर करी थी। कैसे? देखो, इस तरीके का कुछ एटम होता है आपका। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व किस में कर रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट, या फिर इन्हीं को बोला जाता है एनर्जी लेवल्स। ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं। वो एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसी में घूम रहा है। ऐसा नहीं कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, ऐसा नहीं होगा। वो एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और रदरफोर्ड की लिमिटेशन को उन्होंने कैसे दूर करा, कैसे एक्सप्लेन किया? उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना, वो एक फिक्स्ड पाथ पे रोटेट कर रहा है। उस पाथ पे रोटेट करते टाइम वो कोई भी एनर्जी लूज या फिर गेन नहीं करेगा, तब तक जब तक वो उस ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में या फिर ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप नहीं करता। अगर वो इसी पाथ में घूम रहा है तो वो कोई भी एनर्जी लूज या गेन नहीं करेगा। अगर वो इस पाथ से इस वाले ऑर्बिट में आ रहा है या इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा रहा है, तब वो एनर्जी लूज या फिर गेन कर सकता है। ठीक है, नीचे आता है तो वो एनर्जी को लूज करता है, अगर वो ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मगर अगर वो एक ही पाथ में घूम रहा है तो कोई भी एनर्जी लूज नहीं होगी। तो इसलिए बोला गया कि जो एटम होता है हमारा, वो स्टेबल रहता है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करता है, जिनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, ऐसे इनके नाम दिए गए थे। पहला होता है के शेल, एल, एम, एन। ऑर्बिट्स को शेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका के, फिर एल, ये एम, इसी तरीके से एन, इस तरीके से शेल होते हैं आपके। ठीक है, के को होता है मतलब एन की वैल्यू होती है 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3, एन के लिए एल की वैल्यू 4। इस तरीके से होता है के, एल, एम, एन, ये शेल्स होते हैं आपके। इस बारे में बताया था उन्होंने, एनर्जी लेवल्स के बारे में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं इसका। चलो, इसमें मैं आगे बता देती हूँ आपको, बोहर से चल रहा है अभी, एक दो पॉइंट्स और बताने। देखो, इन्होंने और क्या बताया था, हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है 2n²।
ठीक है, आपको n की वैल्यू पुट करनी है। जैसे सपोज करो हम k शेल के लिए निकाल रहे हैं, k शेल के लिए n की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। ऐसे ही आप l m n किसी भी शेल के लिए निकाल सकते हो, n की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, और n की वैल्यू आप लोगों को पता है k l m n के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से रहती है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2n स्क्वायर। सेकंड पॉइंट है आपका जैसे आउटर मोस्ट शेल होता है जो इसका आउटर मोस्ट शेल, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब 9 या 10 नहीं कर सकते आप। 8 फुल हो गए उसके बाद दूसरे शेल में चला जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, एक बार आप इतना ध्यान रखो, फिर हम एक एक एग्जांपल लेके करके देखेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल तो पता है ना, एकदम बाहर वाला शेल होता है जो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। तीसरा पॉइंट है, सबसे पहले इनर शेल जब फिल हो जाएंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट शेल फिल करोगे। ठीक है, मतलब इनर शेल पूरे हो गए, पहले में जैसे 2 आ रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं, वो फुल्ली फिल्ड हो गए, उसके बाद ही नेक्स्ट में जाएगा। जैसे के एल एम एन, सपोज करो मैं लिख रही हूँ सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। पहले शेल में कितने आ गए 2, दूसरे में कितने आ गए 8। अब ऐसा तो नहीं है मैं इसमें 9 कर दूंगी, 2 9, वैसे तो 11 हो गए। पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, तो इसमें 8 हो गए, 8 और 2 10, एक रह गया, वो किस में जाएगा अगले शेल में। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। क्या बन गया इसका 281। ऐसे हम 5-6 एग्जांपल करके देखेंगे, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करना, इजी लगेगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ऐसे 2n स्क्वायर से। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे 2 9 नहीं करोगे, जबकि हो तो ये भी 11 रहा है, ऐसे फिल नहीं करना। ठीक है, और पहले इनर शेल फिल होंगे, फिर पूरे फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट शेल में फिल करोगे। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखना। बाकी मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल लेके करके दिखाती हूँ एक एक का, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ये जो 2-3 बातें बताई वो ध्यान रखनी है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते, पहले इनर शेल फिल होंगे, उसके बाद ही बाहर जाएगा। जैसे सपोज करो हम ले लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कैसे लिखोगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं KLMN। पहले शेल में कितने आएंगे 2। ठीक है, बाकी कितने बचे 5, तो इसमें आ गए 5। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखते हैं 8 2, बाकी कितने बचे 6, इसमें आ गए। ठीक है, अगला है फ्लोरीन 9 2 और 7। ठीक है, फ्लोरीन के बाद नियॉन कितना होता है 10 2 और 8। नेक्स्ट वैसे बताया अभी, वापस देख लेते हैं। सोडियम 11 2, क्या 9 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, क्यों, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो इसमें 8 ही लिखेंगे। 8 2 10, एक रह गया तो वो M में जाएगा, इस तरीके से। सोडियम के बाद मैग्नीशियम कितना होता है 12। कैसे लिखोगे 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, बाकी बचे 2, 2 किस में जाएंगे अगले में, ऐसे। एल्यूमिनियम 13, पहले में 2 फिर 8, कितने हो गए 10, कितने बचे 3, इस तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरीन, देखते हैं। चलो क्लोरीन क्या होता है 17। कैसे लिखोगे 2 8, कितने हो गए 10, कितने बचे 7। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से लिखना होता है आपको, एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स का तो याद रखना ही होगा। ठीक है, याद क्या रखना है, प्रोसेस समझ लो, फिर आप खुद से लिख के देखो, हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ठीक है, आया समझ में।
चलो इसी से हम वैलेंसी निकालना भी सीखेंगे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, व्हाट इज अ वैलेंसी। चलो अब हमारा टॉपिक है आपका वैलेंसी। हाउ, व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी होता है आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कितना कोई एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कितने को गेन कर रहा है अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा करने के लिए। जैसे हमें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे एटम भी तो स्टेबल होना चाहता है, वो भी तो चाहता है कि भाई मैं भी स्टेबल हूँ। और वो स्टेबल कैसे हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर लूज करके, या फिर शेयर करके। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है या फिर डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे बोलते हैं वैलेंसी। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना वैलेंसी क्या होती है, नोट मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होती, और ना ही नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है व्हाट इज द वैलेंसी, और एग्जांपल पूछा जाता है आपसे। कोई भी एलिमेंट दे देंगे, सल्फर फास्फोरस, इसकी वैलेंसी बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम एग्जांपल से समझते हैं। चलो कौन सा एग्जांपल ने पहला, चलो सोडियम से ही शुरू करते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखना अभी सीखा हमने, 2,8,1। ठीक है, अब देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अब एटम कैसे स्टेबल होगा, या तो उसको ऑक्टेट पूरा करना है या डुप्लेट। ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तब 8 हो जाएंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तब 8 हो जाएंगे। तो दोनों में से क्या आसान रहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना या फिर एक को लूज करना। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा इजी है उसके लिए। एक को लूज कर दिया तो पीछे क्या बचा, 8 बच गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। इस तरीके से निकालते हैं वैलेंसी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो ऑक्सीजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ, 2,6। ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। क्या ज्यादा होगा, आसान होगा ऑक्सीजन के लिए, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा इजी है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लेना, और 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होती है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। क्लोरीन देखते हैं, चलो आपके पूरे एनसीईआरटी में टेबल देख रखी है, 20 एलिमेंट्स तक खुद से लिख के देखना, प्रैक्टिस करके देखना। 17 क्या होगा, 2,8,7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पूरा कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कौन सा आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, तो वैलेंसी क्या हो गई, 1। ठीक है, और कौन सा देखें बताओ, एल्यूमिनियम देख लेते हैं, चलो एटॉमिक नंबर 13, 2 और 8 10, बाकी कितने बचे, 3। क्या ज्यादा आसान है, 5 को गेन करना या फिर 3 को लूज करना। 3 को लूज करना आसान है, तो पीछे 8 रह जाएगा, ऑक्टेट स्टेबल हो गया, वैलेंसी आ गई 3। इस तरीके से करना है आपको। एक और करके दिखा देती हूँ, देखते हैं कौन सा करें हम। चलो आर्गन का देखते हैं हम लोग। आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। कैसे करोगे, 2,8 कितने हो गए, 10 और 8 18। अब इसकी बताओ क्या होगी, 8 है आउटर मोस्ट में, एटम को क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है या डुप्लेट। ऑक्टेट तो इसका पहले ही पूरा है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा लूज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 0।
ठीक है, 0 वैलेंसी है क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। इस तरीके से हमें वैलेंसी फाइंड करनी है। पॉइंट्स ध्यान रखना है, 4 से ज्यादा नहीं होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं लेंगे। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी हो गई, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी एलिमेंट की। इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। चलो, ये हो गया आपका वैलेंसी का कंसेप्ट। इसके बाद आप लोगों को देखना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। चलो, पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है न्यूट्रल एटम में। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग के एलिमेंट याद रखते हो ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1 2 3 4, वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, फिर हीलियम है हीली, इस तरीके से याद करते हो ना, 1 2 3 4 सीरियल नंबर की तरह होते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। मतलब एटम का जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 8। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, चलो अब मास नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मास नंबर। मास नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड, मास नंबर को कैपिटल ए। इसको आप बोल सकते हो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम होता है वो क्या कहलाता है आपका मास नंबर। ये फॉर्मूला भी है, आपको ध्यान रखना है। मास नंबर क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन तीन में से कोई भी दो चीजें आप लोगों को गिवन होंगी, तीसरी फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब जैसे कोई भी एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। सेंटर में हम उसका एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, सिंबल मतलब एक्स से रिप्रेजेंट करें जनरल। यहाँ पे उसका लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। लेफ्ट साइड में नीचे होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। ये हो गया इसका मास नंबर, यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। जैसे सपोज करो मुझे कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, सिंबल क्या होता है कैपिटल सी। एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे आता है कार्बन, 6 पे। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 + 6 कितना हो गया आपका 12, तो मास नंबर होता है 12। ये रहा मास नंबर। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। चलो, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। चलो, इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका आइसोटोप्स और आइसोबार्स। इनको समझते हैं हम लोग। डेफिनेशन पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना। आइसो, आइसो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है सेम। कुछ चीज तो सेम रहती है, क्या सेम रहता है, एटॉमिक नंबर।
आइसोटॉप्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर डिफरेंट आता है, डिफरेंट मास नंबर, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। मतलब एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, वो हो गए आपके आइसोटॉप्स। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोजन होता है, उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। नीचे का लिखा जाता है एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 और 1, पर मास नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है मास नंबर, इसका 2 और इसका 3। इस तरह से 3 आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के, जिसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये 3 आइसोटॉप हैं आपके हाइड्रोजन के। क्या क्या नाम है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। इसका मास नंबर 1, इसका 2 और इसका 3। ये हो गए आपके आइसोटॉप, मतलब सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। एक चीज और क्या रहती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है ना आपकी, वो सेम रहती है आइसोटॉप में, डिफरेंट क्या रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें डिफरेंट, अलग अलग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका मास नंबर डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहेंगी उसमें वो डिफरेंट रहेंगी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो आइसोटॉप में। फिर एक फॉर्मूला है और इसके कुछ 2-3 एप्लीकेशंस हैं, वो देखेंगे हम लोग। चलो, अब इसी में एक टर्म आती है आपके एवरेज एटॉमिक मास, वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। ये मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो, टर्म है आपकी एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ये टर्म कब आती है, जैसे सपोज करो कार्बन है, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं, 12, 13 और 14। आपसे नॉर्मल पूछा जाए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बताओगे, 12, 13 या 14? मतलब तीनों है इसके, तो आप इसका एवरेज लेते हो, एक तरीके से एवरेज एटॉमिक मास लेते हो, तीनों का कंसीडर किया गया है। इसका पूछा हुआ है तो आप पर्टिकुलर इसका बताओगे, इसका पूछा हुआ है तो इसका बता सकते हो, इसका पूछा तो इसका बता सकते हो, पर आपसे कॉमन कार्बन का पूछा तो आप किसका कंसीडर करोगे, उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है एवरेज एटॉमिक मास की। इसका एक फॉर्मूला रहता है, वो मैं आपको इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोरीन का एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है, एक का मास है 35, एक का मास है 37। इसमें एक प्रेजेंट होता है आपका 75%, एक है 25%। इसका आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। कैसे करोगे, एवरेज एटॉमिक मास, देखो क्या करते हैं, जो इसका मास है, जैसे इसका मास है 35, 35 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज है, 75, प्लस दूसरा कितना है 37 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज है, 25 डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। कार्बन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा, जो भी दे रखा है, मतलब आपको कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो एवरेज एटॉमिक मास, मतलब कितना परसेंटेज प्रेजेंट है वो, और क्या उसका एटॉमिक मास है, प्लस दूसरे का तीसरा जितना भी दे रखा है, ओवरऑल को डिवाइड करना है 100 से। इसको आप नॉर्मल कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हो, ये हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, आ सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है ये। चलो,
अब एक टॉपिक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप की क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज किया जाता है उसे? 2-3 एप्लीकेशंस है, देख लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपका यूरेनियम होता है उसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। फ्यूल की तरह यूज किया जाता है उसको, किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े बॉम्ब्स वगैरह बनाने में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसमें एज अ फ्यूल यूज किया जाता है आपका यूरेनियम। ठीक है, ये हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। सेकंड क्या है? कोबाल्ट होता है जो, उसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। सी से सी ध्यान रखना, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? कोबाल्ट के आइसोटॉप का। थर्ड एप्लीकेशन है आपका जो आयोडीन है, उसको यूज किया जाता है, एक बीमारी होती है गॉइटर, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है गॉइटर। तो मेन ये 3 एप्लीकेशन है आइसोटॉप की जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, पूछ लेता है डायरेक्टली 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। राइट एनी 3 एप्लीकेशंस, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। यूरेनियम जो होता है आपका, उसको एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। कोबाल्ट का जो आइसोटॉप है उसको कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और आयोडीन जो होता है उसको गॉइटर जो बीमारी होती है उसके इलाज में यूज किया जाता है। तो ये थे आपके आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन। चलो, ये हो गया आइसोटॉप की बात। अब हम देखते हैं आइसोबार के बारे में। आइसोबार क्या होता है? चलो, लास्ट है आपका आइसोबार्स। आइसो का मतलब क्या बताया था मैंने? सेम। आइसोटॉप में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था पर मास नंबर डिफरेंट था, ये जस्ट अपोजिट होता है उससे। तो इसमें क्या होगा? मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। आप इसको याद कैसे रखोगे? बहुत बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है आइसोटॉप और आइसोबार में, क्या सेम था क्या डिफरेंट था। तो आप याद रखना, बार से आपको ध्यान रखना है भार। भार का मतलब क्या होता है? मास। और आइसो का मतलब तो आपको याद ही रहेगा, आइसो का मतलब तो होता है सेम। तो सेम क्या हुआ? मास नंबर। सेम मास नंबर है तो एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। एक याद आ गया, दूसरे में इसका उल्टा कर देना है। आइसोटॉप में क्या करोगे? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। कैसे याद रहा? आइसो का मतलब सेम, बार से ध्यान रखना भार। बार मतलब भार। भार किसका होता है? मास का। मास नंबर सेम होगा आइसो बार। बाकी एक पता चल गया, बाकी दो उसका अपोजिट ही करना है आपको। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कोई भी सब्सटेंस जिसका मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइसोबार। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे ले लो एक पोटेशियम, एक ले लो कैल्शियम। इन दोनों का जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है, 40 और 40, और पर इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 19 और इसका 20। ये दोनों क्या होते हैं आपस में? आइसोबार्स होते हैं। मतलब सेम मास नंबर, दोनों का मास नंबर कितना है? 40। दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 19 और 20। ये हो गए आपके आइसोबार्स। जैसे उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्योंकि मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी सेम रहेंगी। तो ये हो गया आपका आइसोटॉप और आइसोबार। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, वैसे हमने पूरी कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं इसमें। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई भी टॉपिक छूट गया तो मैं फिर भी अलग से करवा दूंगी, और इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करवा देंगे हम लोग। बाकी अगर लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाने का। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।